नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि यूपी में 27 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पीडीए को मजबूत करने के लिए एक तीर से दो शिकार करने वाली चाल चली है। एक तरफ मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को डिरेल करने के लिए शंकराचार्य के अपमान को भी मुद्दा बना रखा है। अखिलेश के इस दांव से 27 में कैसे बीजेपी को मिलेगा सियासी घाव, इस रिपोर्ट में समझिए। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। अखिलेश यादव के इस बयान में छिपा है 27 में यूपी विधानसभा चुनाव का पूरा गढ़। पीडीए का वो समीकरण जिसकी धार अब अखिलेश ने और तेज कर दी। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद खान और फूल बाबू ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने माला पहनाकर इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। दोनों नेताओं के साथ साथ अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल, पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा और एआईएमआईएम से जुड़े दानिश खान समेत कई नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बहुत पुराने नेता, अनुभवी, कई सरकार चलाने का जिनके पास अनुभव है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, यहां पर बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, राजकुमार पाल जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर दानिश खान साहब, श्रीमती रंजना पाल जी और बड़ी संख्या में सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। ये पीडीए का प्रेम प्रसार समारोह है। इससे सौहार्द, भाईचारा, हम सबका मेलजोल बढ़ेगा। कद्दावर नेताओं को पार्टी में शामिल कर अखिलेश यादव ने पीडीए को मजबूत करने की हुंकार भरी। कहा कि नेताओं का शामिल होना 27 में पीडीए की जीत को और बड़ा बनाएगा। बीजेपी पर भी निशाना साधा। मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। और जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबू जी आए हैं तो किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। और राजकुमार पाल जी के आने से हमारे पहले पाल साहब और मजबूत होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश यादव को सर्व समाज का नेता बताया। साथ ही योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हमें चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, सत्ता बदलनी। हयात लेके चलो, अध्यक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की है। और न मैं किसी की बात कर रहा हूं, मैंने जमाने की बात की। मैं इस बात से अध्यक्ष जी बहुत प्रभावित हूं आपसे। मैं बहुत प्रभावित हूं। समाजवादी पार्टी में जो 3 बड़े नेता शामिल हुए हैं, वो पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक सियासी समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उनका प्रभाव बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी में माना जाता है। वो मायावती सरकार में मंत्री रहे। वहीं अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू का पीलीभीत तराई इलाके में जबरदस्त प्रभाव। वो 3 बार विधायक और मंत्री रहे, जबकि राजकुमार पाल ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है। अपना दल एस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उनका प्रतापगढ़ और ओबीसी समाज में प्रभाव है।
माना जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद को साथ लाकर अखिलेश ये संदेश देना चाहते हैं कि बड़े मुस्लिम नेता उनके साथ और समाजवादी पार्टी ही मुस्लिमों की चिंता करने वाली पार्टी। वहीं वो यूपी में ओवैसी को भी पांव नहीं पसारने देना चाहते। यानी अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी से लेकर तराई और पूर्वांचल तक पीडीए का पूरा सियासी समीकरण फिट कर दिया। अल्पसंख्यक और पिछड़ों को 27 के लिए एकजुट करने का संदेश दिया। इसकी काट खोजना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। पीडीए को मजबूत करने के साथ ही अखिलेश ने बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को भी डिरेल करने की तैयारी तेज कर दी। शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे को 27 तक ले जाने की कवायद शुरू कर दी। एक बार फिर अखिलेश यादव शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए, शंकराचार्य जी के साथ हम। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यही हमारा पीडीए है। हम सब पीडीए के लोग पीडीए के साथ आकर के पीडीए की सरकार बना करके सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को भी अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए कई बार कहा मैंने कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए और वही पीडीए है। इसलिए शंकराचार्य जी के साथ भी हम लोग हैं। अखिलेश लगातार शंकराचार्य के समर्थन में उतरे। उनके अपमान पर सीएम योगी और बीजेपी को घेर रहे हैं। अखिलेश जानते हैं कि बीजेपी सनातन और हिंदुत्व के नाम पर हिंदू वोटों को एकजुट कर सकती है। इसीलिए शंकराचार्य और साधु संतों के अपमान को मुद्दा बनाकर अगड़ों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए। सीएम योगी ने भी विधानसभा में शंकराचार्य का समर्थन करने पर समाजवादी पार्टी को घेरा था। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। जो सनातनी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। जो सनातनी होगा वो न्याय की बात करेगा। जो सनातनी होगा वो सच्चे रास्ते पे चलने की बात करेगा। जो सनातनी होगा वो भाईचारा मानेगा। जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा। अखिलेश यादव अब सीएम योगी के इसी बयान को हथियार बनाकर बीजेपी को उसके दांव में फंसाना चाहते हैं, ताकि बीजेपी के हिंदुत्व की धार फीकी पड़ जाए और पीडीए की गाड़ी 27 में फुल स्पीड से दौड़े। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो दो बड़े मुस्लिम चेहरों नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से यूपी में मुस्लिम वोटों की सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव के पीडीए एक्शन के बाद दूसरी पार्टियां भी मुस्लिम वोट पाने की कवायद में जुटी हैं। आखिर क्यों मुसलमान वोट यूपी में सभी पार्टियों के लिए अहम है और कैसे अखिलेश ने खोजी है ओवैसी की जबरदस्त काट, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की सियासत में मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए एक तरफ अखिलेश ने बड़ा दांव चला है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। समाजवादी पार्टी, जिसका मूल वोट बैंक यादव और मुसलमान ही माना जाता है, उसने पीडीए के जरिए इस एमवाई समीकरण को मजबूत किया। माना जा रहा है कि आजम खान के जेल जाने के बाद उनके बराबर सियासी कद वाला बड़ा मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी के पास नहीं था, इसलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में लाया गया, जिनके जरिए समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को लामबंद करेगी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 34 मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए थे और समाजवादी पार्टी ये संख्या अब की बार और बढ़ाना चाहती है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के शासन में मुसलमानों को सिर्फ बुलडोजर और मस्जिद के नाम पर परेशान किया गया और अब मुसलमानों को सिर्फ इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पर ही भरोसा है। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बिहार और महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस वक्त अपने वजूद और
सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हर लेवल पे परेशान किया है, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, बुलडोजर हो, उसके मदरसे हैं, मस्जिद हैं, जितना हो सकता था उसे दबाया है। आपने मोहित खान का नाम सुना होगा, जो बेगुनाह था, 74 साल 72 साल का बुजुर्ग, उसे एक नाबालिग रेप में फंसाया गया और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। इसलिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिल्कुल क्लियर है, उसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया ब्लॉक समाजवादी पार्टी पे भरोसा है, जो उसकी मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आपको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता कि पूरी कौम को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है? उनकी समस्याएं, उनके मसले, जिस तरह के हालात इस देश में भाजपा ने बना दिए हैं और जिस तरह के हालात में वो रह रहे हैं, उस हालात पे तो कोई चर्चा कर नहीं रहा है। सिर्फ कांग्रेस ये बिना माने हुए कि कौन वोट करेगा कौन नहीं करेगा, हक की बात कर रही है। चाहे वो मुसलमानों का हक हो, दलितों का हक हो, आदिवासियों का हो, पिछड़ों का हो, किसानों का हो, लड़ाई लड़ कौन रहा है? कांग्रेस लड़ रही है, बिना ये सोचे हुए कि ये वोट बैंक है कि नहीं है। आप पूरी कौम को वोट बैंक कैसे बना सकते हैं? और ऐसे आप वोट बैंक मान के चले आ रहे हैं। मायावती जी ये बताएं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितने मुसलमानों के मसलों पर जमीन पर रहकर काम किया। ट्वीट छोड़ दीजिएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां मुसलमानों को जोड़ने में जुटी, वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में बढ़ती सक्रियता भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा रही। चर्चा है कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले BSP प्रमुख मायावती और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं। ओवैसी की पार्टी यूपी में पंचायत चुनाव में मुस्लिम बाहुल इलाकों में ज्यादा फोकस कर रही है। ओवैसी का मानना है कि बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में भी मुस्लिम उनकी पार्टी के साथ आ सकते हैं। ओवैसी की पार्टी ने 2017 स्थानीय निकाय चुनाव में 78 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 29 जीते थे। साल 2023 के स्थानीय निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी 5 नगर पालिका परिषद और नगर निगम में 75 पार्षद जीते थे। यही नहीं, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और करीब 0.43% वोट हासिल किया था। माना जा रहा है कि ओवैसी पश्चिमी यूपी, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पैठ जमाने की कोशिश में, और इसी की काट के तौर पर अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद को पार्टी में शामिल किया। आखिर क्यों मुसलमान सभी सियासी दलों के एजेंडे में हैं, ये भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 18% मानी जाती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही मुस्लिम 22% से ज्यादा है। 20 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। करीब 100 विधानसभा सीटों पर इनका खासा प्रभाव है। मुस्लिम मतदाता हमेशा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ ही रहे और बीजेपी विपक्ष पर मुसलमानों को केवल वोट बैंक बनाने का आरोप लगाती रही। बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार में ही सबका साथ सबका विकास हो रहा है। देश में बहुत लंबे समय तक मुस्लिमों को वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत वोट बैंक माना गया, लेकिन उनके बैंक बैलेंस बढ़े इसकी चिंता किसी ने नहीं की। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद से आज सभी स्थानों पर हर योजना में लाभार्थियों की संख्या में मुसलमानों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा है। देश का मुसलमान भी समझ रहा है कि किसने उनको लंबे समय तक अपनी भावनाओं के आधार पर हथियार बनाया है और किसने उनके जीवन स्तर में बदलाव लेकर के आया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के धंधे सुरक्षित हुए हैं, आज उनके लिए अवसर खुले हैं और आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। इसका लाभ मुसलमानों को संख्या में मिला है। मुसलमानों को वोट बैंक समझना बंद करना पड़ेगा। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, 70 सालों तक आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और मुसलमानों को आपने कहीं ना कहीं गुर्बत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने का काम किया है। आज एनडीए की सरकार सबका विकास सबका साथ लेके आगे बढ़ रही है और जब से राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आया है, माननीय जयंत चौधरी जी ने निरंतर हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लिए काम करने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए, हर मुस्लिम के लिए आवाज उठाता है, हर समाज के लिए आवाज उठाता है, किसानों के लिए आवाज उठाता है। और ऐसी स्थिति में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना के कांग्रेस अपनी तरफ बांटना चाहती है, ओवैसी अपनी राजनीति करना चाहते हैं और मायावती जी अपनी राजनीति करना चाहते हैं। उनके वोट बैंक में की तरह तो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर उनके लिए काम कभी कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप देखिए मुसलमानों को क्या दिया। समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष अगर आप देख लीजिए तो कौन है?
नेता प्रतिपक्ष पांडे जी हैं और बात करते हैं ये पीडीए की। ऐसे ही कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष देख लीजिए तो फिर से कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण चेहरा है, परंतु यहाँ पे बात आप सिर्फ मुसलमानों की करके उनको अपने पाले में आने की बात करते हो, परंतु मुसलमान भी अब पूरी तरीके से समझ चुका है और हर योजना के साथ मुसलमान जुड़ा हुआ है और वो भारत के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी भले ही सियासी तौर पर सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही, लेकिन चुनाव में जिस तरह वोटों का ध्रुवीकरण होता है वो मतदाता भी समझता है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि अगर यूपी में मुसलमान एकजुट हुआ तो समीकरण बदलेंगे और असली तस्वीर तो 2027 के चुनाव में ही साफ होगी। लखनऊ से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो यूपी में 27 के चुनावी रण में जहां अल्पसंख्यकों और पिछड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने की सियासी रणनीति तेज है, वहीं सवर्ण वोटर्स को भी एकजुट करने की तैयारियां चल रही है। लेकिन सवर्ण क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर रहा है, इसलिए अखिलेश यादव अब शंकराचार्य के जरिए सवर्ण वोटर्स को पीडीए से जोड़ने की कोशिश में है, जिसका नारा भी दिया है कि जो भी पीड़ित और दुखी है वो पीडीए है। ये देखिए। 27 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव को एक बड़ा मुद्दा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दे दिया, जिनके समर्थन में उतरकर अखिलेश ने बीजेपी को सनातन के अपमान पर घेरना तेज कर दिया। इनसे क्या उम्मीद करोगे? अब मान लीजिए शंकराचार्य जी को अपमान कर रही है, क्या इसके लिए भी नया कानून लाओगे आप? किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य जी को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं? बताइए आप, क्या हम और आपकी किसी की हैसियत है कि पूजनीय शंकराचार्य के खिलाफ कुछ बोलते हैं? अखिलेश शंकराचार्य के मुद्दे को हर जगह हर मंच पर इसलिए उठा रहे हैं ताकि बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को फेल किया जा सके, क्योंकि इसी एजेंडे से हर चुनाव में बीजेपी हिंदू मुसलमान करती और वोटों का बंटवारा करने की कोशिश करती। अखिलेश जानते हैं कि अगर बीजेपी को 27 में हराना है तो उसे सवर्ण हिंदू वोट चाहिए, और सनातन के अपमान का मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी की धार को कुंद कर सकता है। इसलिए अखिलेश जहां शंकराचार्य के अपमान पर आक्रामक हैं, तो वहीं साधु संतों से मिलते दिखे। मकर संक्रांति पर खिचड़ी सम्मेलन और ब्राह्मणों के साथ बाटी चोखा भोज का आयोजन करते नजर आए। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि उनका पीडीए सभी को साथ लेकर चलने वाला है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को जबरदस्त डेंट पीडीए ने पहुंचाया। यही वजह रही कि बीजेपी का राम मंदिर कार्ड असरदार साबित नहीं हुआ और अयोध्या मंडल की 5 सीटें बीजेपी हार गई। वहीं काशी में बीजेपी बेअसर साबित हुई। पूर्वांचल की 26 में से 17 सीटें बीजेपी हार गई। बीजेपी जानती है कि अगर अखिलेश का पीडीए दाव चला तो 2027 की राह उसके लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है। इसलिए बीजेपी भी इसकी काट निकालने में जुटी। लेकिन इस कवायद में ब्राह्मण वोट बैंक उससे छिटक सकता है, जिसे अखिलेश ने अपने साथ सनातन के मुद्दे पर जोड़ने की कोशिश तेज कर दी। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि उसका कोर वोटर उसके साथ ही रहेगा, लेकिन अगर अखिलेश का शंकराचार्य और सनातन का दाव चल गया तो बीजेपी को 27 में सत्ता बचाना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।